दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के.एस. चौगले और हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हेयर फॉल के बारे में, जिसको कि एलोपेशिया ऐसे भी कहा जाता है। आम भाषा में इसको बाल झड़ना भी कहते हैं। तो आज हम शॉर्ट में बात करेंगे कि हेयर लॉस के कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके लिए क्या टेस्ट किए जाते हैं, उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट की जाती है। तो हेयर लॉस के लिए जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है फैमिली हिस्ट्री। किसी भी व्यक्ति में हेयर लॉस की फैमिली हिस्ट्री है या फिर उसके फैमिली में किसी को भी अगर हेयर लॉस हो चुका है तो उस व्यक्ति में भी हेयर लॉस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरा जो कारण होता है हेयर लॉस के लिए होता है हार्मोनल चेंजेस। उम्र के साथ साथ ह्यूमन बॉडी में बहुत से हार्मोन्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। ये हार्मोन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हेयर लॉस के लिए कारण बन सकता है। इसी के साथ कुछ मेडिकल कंडीशंस भी है जिनकी वजह से पेशेंट का हेयर लॉस हो सकता है, जैसे कि पेशेंट के स्काल्प को इन्फेक्शन हो जाना या फिर पेशेंट को किसी तरह की त्वचा की कोई बीमारी होना। तो इन सब बीमारियों की वजह से या फिर इन सब स्किन डिसऑर्डर्स की वजह से पेशेंट की जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं। इस तरह से उस पेशेंट में हेयर लॉस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो कारण होता है हेयर लॉस के लिए वो होता है मेडिकेशंस। बहुत सी ऐसी बीमारियां या फिर मेडिकल कंडीशंस हैं जहाँ पे जो मेडिसिन दी जाती हैं उनकी वजह से पेशेंट को हेयर लॉस हो सकता है। जैसे कि कैंसर के लिए जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो उस पेशेंट में भी हेयर लॉस देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर किसी पेशेंट को लॉन्ग टर्म आर्थराइटिस के लिए या फिर डिप्रेशन के लिए मेडिसिन दी जाती हैं तो उन मेडिसिन की वजह से भी उस पेशेंट में हेयर फॉल देखा जा सकता है। तो अब बात करते हैं हेयर लॉस के सिम्टम्स के बारे में, लक्षणों के बारे में। तो जब भी किसी पेशेंट में हेयर लॉस की शुरुआत होती है तो उस व्यक्ति में उसके सर के ऊपर के हिस्से में जो भी बाल होते हैं, जिसको स्कैल्प हेयर्स भी कहते हैं, वहाँ पे जो बाल होते हैं वो थिन होने लगते हैं। उस पेशेंट को बाथ लेते वक्त या फिर अपने हेयर सेट करते वक्त बहुत से बाल झड़ना, ये भी लक्षण दिखाई दे सकता है। इसी के साथ उस पेशेंट के सर में कुछ पर्टिकुलर बालनेस के एरियाज़ बन जाते हैं, बाल पैचेस बन जाते हैं। बालों का बहुत ज़्यादा वीक हो जाना या फिर लगातार टूटते रहना, ये भी हेयर लॉस के अंदर देखा जाता है। इसी के साथ साथ कुछ पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशंस में पूरी बॉडी के ऊपर जो भी हेयर्स होते हैं वो सभी हेयर्स जा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई कीमोथेरेपी ले रहा है पेशेंट तो उस पेशेंट के अंदर इस पर्टिकुलर कंडीशन को देखा जा सकता है। तो ज़्यादातर जो हेयर लॉस देखा जाता है वो स्कैल्प हेयर्स में देखा जाता है। अब बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि कौन सी बातों की वजह से किसी भी पेशेंट में हेयर लॉस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अंदर तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी भी व्यक्ति के फैमिली में किसी को हेयर लॉस की कंप्लेंट है तो उस व्यक्ति में भी बढ़ती हुई उम्र के साथ हेयर लॉस हो सकता है। दूसरा रिस्क फैक्टर होता है एज। बहुत से व्यक्तियों में बढ़ती हुई उम्र के साथ हेयर लॉस ग्रेजुअली बढ़ता ही जाता है, तो एज भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है हेयर लॉस के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है वो है पुअर न्यूट्रिशन। किसी भी व्यक्ति में न्यूट्रिशन प्रॉपर न होना, जिस वजह से उस व्यक्ति को बैलेंस डाइट न होने की वजह से प्रॉपर विटामिन्स, प्रॉपर मिनरल्स या फिर प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं मिल पाते, जिनकी वजह से कि उस पेशेंट के बाल वीक हो जाते हैं और इसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। इसी के साथ साथ कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हैं जैसे कि डायबिटीज़ या फिर स्किन का कोई इन्फेक्शन जैसे कि लूपस। तो इन तरह की मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी पेशेंट में हेयर लॉस देखा जा सकता है। और जो लास्ट रिस्क फैक्टर है हेयर लॉस के लिए वो होता है स्ट्रेस। किसी भी व्यक्ति में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस उस व्यक्ति में देखा जा सकता है। तो अब बात करते हैं टेस्ट के बारे में, जो कि टेस्ट किए जाते हैं हेयर लॉस को डायग्नोस करने के लिए और उसके ट्रीटमेंट की एक प्रॉपर डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए। सबसे पहले उस व्यक्ति में तो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर भी पहले तो बेसिक टेस्ट है जैसे कि CBC है। इसके बाद कुछ हार्मोनल टेस्ट करना इस तरह के पेशेंट में बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि थायराइड टेस्ट। बाकी के भी कुछ ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं पेशेंट के इंडिकेशंस देख के, लेकिन सभी टेस्ट सभी पेशेंट में करना कोई ज़रूरी नहीं होता। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है पुल टेस्ट। पुल टेस्ट मतलब कि उस पेशेंट के जो सर के जो बाल होते हैं उनको थोड़ा पुल करके देखा जाता है कि कितने बाल टूट सकते हैं। बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है वो होता है स्कैल्प बायोप्सी। बायोप्सी का यूज़ करके उस व्यक्ति के स्कैल्प को अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको डिटेक्ट किया जाता है ताकि उस इन्फेक्शन को प्रॉपर ट्रीट किया जा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होता है वो होता है लाइट माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी का यूज़ करके उन बालों का जो शाफ्ट होता है, जिसको हेयर शाफ्ट बोलते हैं, हेयर शाफ्ट के कोई भी अगर डिसऑर्डर्स है या फिर उसके फॉलिकल्स के कोई डिसऑर्डर्स है तो इन चीज़ों को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिकली टेस्ट हैं जो कि हेयर लॉस के पेशेंट में किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के बारे में। तो हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन की वजह से हेयर लॉस हो रहा है तो सबसे पहले तो जिस भी मेडिकल कंडीशन की वजह से पेशेंट को हेयर लॉस हो रहा है उस मेडिकल कंडीशन की सबसे पहले ट्रीटमेंट की जानी चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर मेडिसिन लेने के बाद हेयर लॉस के लक्षण आ रहे हैं तो उस व्यक्ति को वो मेडिसिन कम से कम 3 महीने तक तो नहीं लेनी है, क्योंकि किसी किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। तो आप कुछ मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि मेडिसिन हम यूज़ करते हैं हेयर लॉस के पेशेंट के लिए।
तो इसके अंदर जो सबसे पहला मेडिसिन है वो होता है मोनोक्सिडिल। मोनोक्सिडिल एक लिक्विड या फिर फोम के फॉर्म में मिलता है, जिसको कि मेल और फीमेल दोनों भी पेशेंट्स यूज़ कर सकते हैं। मोनोक्सिडिल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हेयर लॉस के पेशेंट में देखे जा सकते हैं। दूसरा मेडिसिन जो होता है वो होता है फिनास्टेरॉइड। तो फिनास्टेरॉइड पिल के फॉर्म्स में मिलता है, उसको सिर्फ मेल पेशेंट्स ही ले सकते हैं, फीमेल पेशेंट इस तरह की मेडिसिन को नहीं ले सकते। ये तो हमने बात की मेडिसिन के बारे में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट की जाती है हेयर लॉस के लिए वो होती है सर्जरी। सर्जरी के अंदर भी हेयर ट्रांसप्लांट या फिर हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी, इन तरह के कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स होती है। इन सर्जरीज का यूज़ करके भी पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट यूज़ की जाती है हेयर लॉस के लिए वो होती है लेज़र थेरेपी। इसके अंदर लो लेवल लेज़र डिवाइस यूज़ किया जाता है। लेज़र थेरेपी की भी हेयर लॉस के पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने में आते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको मेडिसिन प्रॉपर लेने के बाद या फिर मोनोक्सिडिल लेने के बाद भी ठीक पूरी तरह से इफेक्ट नहीं दिखाई देता, या फिर जो पेशेंट लेज़र थेरेपी के लिए या फिर सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए विलिंग नहीं होते, क्योंकि बाकी जो ट्रीटमेंट्स है इसमें वो बहुत कॉस्टली होती हैं। तो इन तरह के पेशेंट को विग्स या फिर हेयर पीसेस यूज़ करने का भी ऑप्शन होता है। अभी हमने इस वीडियो में शॉर्ट में बात की हेयर लॉस के विषय में। आपके कुछ डाउट्स हो तो हमें नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपके डाउट्स को आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।